हूँ आप सभी का स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है। और अभी तक हम लोग ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। आज का जो सेशन है इसमें ब्लॉक नंबर 3 के रिगार्डिंग हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आज डिस्कस हो रही हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी कोई भी क्लास होती है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक नंबर 3 जो है वो आपका बेसिकली फॉर्मुलेशन के ऊपर है, यानी कि जो स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसमें ना आपकी 3 यूनिट आती हैं, यूनिट 7, 8 और 9। यूनिट नंबर 7 जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है, यूनिट नंबर 8 जो है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, और यूनिट नंबर 9 उसमें आपका कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू किया था तो उस दौरान हमने ये सीखा था कि भाई जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग तरह की होती है ना। और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही टॉपिक है आपका, थोड़ा सा इन डेप्थ है। क्लियर? इन डेप्थ में आएगा ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7 से। देखो यूनिट नंबर 7 क्या है आपकी, यूनिट नंबर 7 है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग देखिए क्या होता है। द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी आर द सेट ऑफ सर्टेन मूव एंड एक्शन विच वर बी टेकन विद एम टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर। यानी वो सारे काम जो हम कस्टमर के लिए करते हैं, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, या यूँ कहें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अटेन करने के लिए जो भी बिज़नेस काम करता है, जो भी मैथडोलॉजी यूज़ करेगा वो आपके बिज़नेस लेवल स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि भाई हम अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को बेस्ट साबित कर पाते हैं और फ़ायदा जो है वो ज़्यादा ले पाएंगे। ठीक है जी, एंड इसमें हर एक बिज़नेस जो है अपना एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंस्ट्रक्ट करेगा जिसका मेन फोकस इसी बात पर होगा कि वो स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करे। क्लियर? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी ट्राई टू एड्रेस द फॉलोइंग इशू। नंबर 1, सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके नीड्स को देखना, उनको पूरा करना, कॉम्पिटिटर से बेहतर साबित होना, और जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है उसको अवॉइड करना। इन सारे बातों के लिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होती है। ठीक है, माइकल पोर्टर ने अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में 3 तरह की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डिस्कस की है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इसमें क्या है, कॉस्ट लीडरशिप। नंबर 2, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। देखो कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट का ही होता है कि हम ये देखेंगे कि अगर मैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहा हूँ तो उस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हुए मेरा एक्सपेंस कितना आएगा, या मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, मेरा कॉस्ट कितना होगा, वो हम देख रहे होते हैं। और कॉस्ट एनालिसिस एक तरह का बिजनेस स्ट्रेटेजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें होती है। एंड organization should not only monitor its cost performance but also should endeavor to control it several strategic decision। ये आपकी कोस्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का भी यहाँ पर वर्क होता है कि हम फोकस इस बात पर करते हैं कि भाई कम से कम हमारी कोस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो हमारा बेनिफिट होना चाहिए। और डिफ्रेंशिएशन यानी कि अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज जो हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिकनेस को लाने की कोशिश की जाती है डिफ्रेंशिएशन में। ओके, एंड थर्ड वन इज फोकस। फोकस इज ग्रुप। फोकस स्ट्रेटेजी किस पर कॉन्सेंट्रेट करती है, आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड को पूरा कर रहा होगा।
ठीक है, तो मतलब जब इंडिविजुअली हम फोकस कर रहे हैं दैट इज फोकस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इन तीनों से आपका जो है क्या हो रहा है, बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो रही है अकॉर्डिंग टू पोर्टर। ठीक है, इन्होंने इन 3 फैक्टर को डिफाइन किया है पोर्टर ने। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनकी बुक है और 3 बातों की जिक्र किया है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज कि भाई जो बिजनेस है उसके अंदर कॉस्ट का रोल होता क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट का सिंपल सा मीनिंग तो यही है भाई हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, जो हमारे एक्सपेंस हैं, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर पा रहे हैं, वो आपके एक्सपेंडिचर हैं जो इसमें एज्यूम होंगे। ठीक है, एंड इसमें 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक आएगा कॉस्ट एडवांटेज और दूसरा आएगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कॉस्ट एडवांटेज क्या है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, इसके ऊपर हम जो है वो बात करने वाले हैं। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये हो गया कि भाई हम ओवरऑल हमारी जो कॉस्ट है ना उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी उसी पर बेस्ड होती है। सिंपली यही है कि भाई हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे बेस्ट हमें अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करना होता है। तो इसी वजह से दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद पोस्ट लीडरशिप की बात हो रही है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक कंट्रोलर, एक ऐसा पर्सन जो ओवरऑल सारी एक्टिविटी को देखे, वो लीडरशिप है। और जब कॉस्ट लीडरशिप की बात हो रही है तो यानी कि कॉस्ट से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस होगा। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंगली ही क्या करती है, सरवाइव करती है, एंड अपने कॉम्पिटिटर को लेकर के अपनी कॉस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव हाई क्वालिटी एट अ लोअर कॉस्ट, मतलब ओवरऑल इसमें ये फोकस होता है कि भाई हमारी क्वालिटी बढ़िया हो, क्वालिटी हम अच्छी दे रहे हैं लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू जनरेशन है कस्टमर की तरफ वो फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा हो पाएगा। कॉस्ट लीडरशिप के लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस होगा एंड मार्जिनल कस्टमर अकाउंट्स को अवॉइड किया जाएगा और कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर फोकस होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट लीडरशिप क्या है, अच्छी है, बढ़िया है। ठीक है, क्लियर है अभी। एंड नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या है, एबल टू डिफरेंशिएट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, मतलब हम अपने आप को कैसे यूनिक दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर। भाई इतनी सारी फर्म है और हम उसमें कितने बेटर हैं, कितने बेस्ट हैं, वो चीज़ आपके इसके अंदर आएगी। डिफरेंशिएशन कैन बी डिफरेंशियल एडवांटेज, मीन्स हम अपने आप को अलग दिखा रहे हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की होगी जो मार्केट में हमें यूनिक प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद है नीड। नीड का मतलब होता है कि भाई ज़रूरत, और कस्टमर की नीड को प्राइमरी फोकस हम करेंगे। जब भी आप एक स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही फोकस होगा कि हम हर ज़रूरतों को पूरा करें, जो भी हमारे कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। ठीक है जी, ये आपका 2 तरह का है डिफरेंशिएशन, टेंजिबल डिफरेंशिएशन और इनटेंजिबल डिफरेंशिएशन। टेंजिबल वो है जिसको हम देख पा रहे हैं, विच कैन बी रियल और विच कैन बी सीन और टच। इनटेंजिबल जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक टेबल भी दी हुई है जहाँ से आप इस आइडिया जो है वो ले भी सकते हो। जैसे परचेजिंग है या डिज़ाइन है, डिज़ाइन क्या है, एक टेंजिबल एस्पेक्ट है जो दिखाई देगा, है ना। आपका डिलीवरी बिहेवियर है, एचआरएम मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजीज है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी हमारी फर्म को देगा। अगर मैं बात करता हूँ पैकेजिंग की, स्टाइल की, क्वालिटी की, तो वो क्या है, टेंजिबल कंपोनेंट है। इनटेंजिबल क्या हो गया, जिसको हम नहीं देख सकते, इमेज। अब वो इमेज एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फॉर्मुलेट होता है, या हम ये कहें कि इमेज जो है वो दिखाई नहीं देगी, है ना, लेकिन हम उसको महसूस तो कर सकते हैं, भाई इस कंपनी की इमेज कैसी है, ब्रांड है, या कंपनी की गुडविल है, रेपुटेशन है, या कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, इनटेंजिबल एस्पेक्ट के अंदर आती हैं। और टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही एस्पेक्ट क्या करेंगे, हमें दूसरे कॉम्पिटिटर से हमारे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें अपने जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी, और एडवर्टीज़मेंट पर खर्चा करना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्ट को बता पाएँ। स्किलफुल जो वर्क फोर्स है उनको हायर करना पड़ेगा, और क्वालिटी पर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस वजह से डिफ्रेंशिएशन करते हुए कॉस्ट जो है वो फर्म को ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। फ़ायदे और नुकसान क्या है? फ़ायदा है कि भाई हमारी यूनिट सोल्ड जो है वो बढ़ जाएंगी, ब्रांड लॉयल्टी अच्छी होएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ले सकते हैं, और प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं किसी भी कस्टमर से। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि हम अपने आप में यूनिक हैं, तो यूनिकनेस की वजह से हम अपनी राइवलरी फर्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है। एंड देर विल बी आल्सो डिसएडवांटेज अगर है, तो पहली एडवांटेज ये है कि भाई बायर जो है वो वैल्यू नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर इंपॉर्टेंस देता है और कई बार कस्टमर इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो इस वजह से यूनिकनेस होना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान वाली बात हो जाएगी। एक्सेस अमाउंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि इसकी जो पेमेंट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड लॉस ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी है, अगर आपने एक काम नहीं करा तो दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वैल्यू चेन एक्टिविटी में ये चीज़ आएगी, और हमें हाई कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। उसके बाद थर्ड इसमें फोकस है। फोकस का मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ मार्केट सेगमेंट, मतलब हम पूरी मार्केट में से किन को टारगेट करने वाले हैं, हमारा मेन जो है वो टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और इसमें कॉस्ट और डिफ्रेंशिएशन फोकस दोनों तरह की चीज़ें आती हैं। कॉस्ट फोकस में बेसिकली हम उस सेगमेंट को टारगेट करेंगे जहां हमारी कॉस्ट कम हो, फ़ायदा हमें ज़्यादा मिले। और डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा कि हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट किस सेगमेंट में कर पाएंगे, उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, मार्केट सेगमेंट ऐसा चुनना होता है जो हमें प्रॉफिट दे, जहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भी हम अजम्पशंस मान करके चलेंगे, है ना। एफिशिएंट रिसोर्स हम एलोकेट कर पाएँ, डिफेंड कर पाएँ कोई भी चैलेंज अगर आता है, और डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको हम चूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारी फोकस स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है। ओके। इसके बाद है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि भाई आप कॉम्पिटिटिव फोर्स के अकॉर्डिंग डिफेंड कर सकते हो, और कंपटीशन से थोड़ा बाहर आ सकते हो, कंपटीशन कम हो जाएगा इसकी वजह से। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमें जो है वो उसका जो थ्रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि भाई इनफ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। मेनली आपने इन तीनों फैक्टर पर फोकस करना है। क्या क्या फैक्टर हमारे पास थे, कॉस्ट था, फोकस था, और डिफ्रेंशिएशन था। इन तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। ओके। तो आपने इन तीनों स्ट्रेटेजीज को अच्छे से समझना है विद एग्जांपल, सो दैट आप जब पेपर में लिखें तो इजीली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। मतलब कि फ्रेम अप करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है भाई। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की। देखो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है, जिसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों हो सकती है भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होगी भाई। एक तो होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाना, और एक होता है अनप्लान्ड।
अब कंपटीशन के मुताबिक हम कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी उसी बात पर फोकस होती है। और इसमें मेनली आप गोल एंड पॉलिसी दो चीज़ों पर फोकस करोगे। सबसे पहले कि हमारा गोल क्या है, एम क्या है, और दूसरा उस गोल को पूरा करने के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी, वो चीज़ फोकस होती है। अब देखो ये हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के गोल हैं। मार्केटिंग हो सकता है, सेल है, लॉजिस्टिक है, मैन्युफैक्चरिंग है, वर्कफोर्स है, मटेरियल है, R&D है, फाइनेंस एंड कंट्रोल है, प्रोडक्ट रेंज है, टारगेट मार्केट है ना। इन सारी चीज़ों से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो है वो फॉर्म की जाएगी। ठीक है जी। अब बात आती है कि जब हम ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी फोकस हो रही है तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्टिंग, यानी हमें टाइम टू टाइम हमें सारे वेरिएबल को टेस्ट करना है, जैसे कि इंटरनल कंसिस्ट। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। और सबसे पहले इसमें कंसिस्टेंसी का फैक्टर आता है भाई, हमें कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। रिसोर्स को देखना है कि भाई रिसोर्स हमारे पास है या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन चेक करनी है कि भाई सारी चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। ओके, देन इंटरनल कंसिस्टेंसी, देखो इसमें क्या आएगा, गोल आएगा, पॉलिसीज आ जाएंगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल फिट में क्या आएगा कि भाई हमारे जो गोल है वो कंपटीशन के मुताबिक सही है या नहीं, इंडस्ट्रियल थ्रेट के अकॉर्डिंग डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सफुलनेस कि भाई हमारे पास रिसोर्स है या नहीं है, और देन इम्प्लीमेंटेशन कि हमारे जो गोल हैं क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, देन फ्रेमवर्क कि भाई कॉम्पिटिटर एनालिसिस अगर करना है तो उसका फ्रेमवर्क हमारा क्या होगा। तो इसमें 4 कंपोनेंट आएंगे आपके। सबसे पहला फ्यूचर गोल, करंट स्ट्रेटेजी, अजम्पशन और कैपेबिलिटी। फ्यूचर गोल तो नाम से ही क्लियर है भाई, फ्यूचरिस्टिक होकर हमें सोचना है भाई, अपना जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है उसके मुताबिक प्रिडिक्शन लगानी है भाई, इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या मूव हो सकता है। स्ट्रेटेजिक मूव कॉम्पिटिटर का हम मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या करने वाले हैं, वो हमारा फ्यूचर गोल होगा। या कॉम्पिटिटर किस तरह से रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उनके हिसाब से मेरा फ्यूचर गोल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है अजम्पशन। अजम्पशन मतलब जब हम कॉम्पिटिटर को समझ रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं पहले से ही। ठीक है, इंडस्ट्री को लेकर या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, और उसका प्रोज एंड कॉन्स पहले से ही एस्टिमेट करते हैं। तो जब हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो अजम्पशंस भी होंगी। करंट स्ट्रेटेजी यानी अभी एट प्रेजेंट हमारा फंक्शनल एरिया है क्या, कहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, हमारा वर्किंग एरिया क्या है। एंड कैपेबिलिटी मतलब क्या हम हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अकॉर्डिंग क्या हम चीज़ों को एड्रेस कर पाएंगे या नहीं। पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल हमने पढ़ा था, तो उसमें ये चीज़ें आई थी कि भाई एक कंपनी जब कोई फॉर्मुलेशन करती है स्ट्रेटेजी, तो उसको अपनी पांचों फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर हुआ या न्यू एंट्रेंट हुआ, है ना, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव मूव क्या होगा, इसमें क्या है, एज द नेम सजेस्ट द मूव विच डू नॉट थ्रेटन कॉम्पिटिटर, मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जिससे कॉम्पिटिटर को थ्रेटन नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें कंपटीशन का मतलब थ्रेट नहीं रहेगा। सबसे पहला है कि भाई हम अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर लें। ठीक है, दूसरा ये है कि हम कॉम्पिटिटर के मुताबिक अपने आप को मैच ना करें, उनसे ज़्यादा बेहतर या बेस्ट हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, थ्रेटनिंग मूव क्या हो गया, इसमें हम थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा मूव जो प्रिडिक्टिंग हो एंड इन्फ्लुएंस द रिटेलेशन। रिटेलेशन कैन बी फास्ट और स्लो, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, टफ और सॉफ्ट, मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार रखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या उसका बैक एंड ऑप्शन होगा। दैट इज थ्रेटनिंग मूव। कहते हैं ना पलटवार, जो वो पलटवार वर्ड है ना, वो थ्रेटनिंग मूव के लिए ही यूज हो सकता है। ठीक है, और डिफेंसिव होता है ये, भाई आप अपने डिफेंस के लिए क्या कर रहे हो।
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन है भाई, इसमें आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को फोकस कर सकते हो। ब्रांडिंग है भाई, आप ब्रांड आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकते हो। पुश एंड पुल है, यानी फोकस होगा कि ब्रांड आइडेंटिफिकेशन हुआ तो हमें कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, पुश स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे या फिर पुल स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, है ना, दोनों अलग अलग हैं। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब सामान बनाने के बाद वो कस्टमर तक कैसे जाएगा, उसके लिए डायरेक्ट चैनल होगा, इनडायरेक्ट चैनल होगा, ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। आउटले ऑफ द प्रोडक्ट, यानी फोकस क्वालिटी पर, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है वो चीज़। टेक्नोलॉजिकल, यानी लीडरशिप होनी चाहिए रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजीज़ के साथ चलना है, अपने प्रोडक्ट को इंटीमेट करना आना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा। कॉस्ट पोजीशन है आपकी कि भाई हमने रिसोर्स को यूज़ कर लिया और अपनी कॉस्ट को कम कर लिया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भाई अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला है एनालिसिस। आप इंडस्ट्री को भी देखोगे और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी, उनकी स्ट्रेटजीज को एनालाइज करेंगे। उसके बाद कोज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, यानी फ्रैगमेंटेशन हो क्यों रही है उसका कारण जानेंगे, फिर उस कारण को एग्जामिन करेंगे, मेथड को। देन उसके एक फ्रैगमेंटेशन को दूर करने के लिए हमारा नया जो तरीका है वो क्या हो सकता है वो प्रिडिक्ट करेंगे, और देन उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होता है, तो अनसर्टेन होता है टेक्नोलॉजीज को लेकर के, सिंपल सी बात है। आपकी स्ट्रेटजी किसी भी तरह की हो बट टेक्नोलॉजीज को कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। और आपकी स्ट्रेटजी जो होती है वो रिजिड नहीं है, फ्लैक्सिबल होती है, उसको बदलना भी पड़ सकता है। तो अनसर्टेन स्ट्रेटजी होंगी, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यही देखना है कि जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है वो अलग अलग बिजनेस के लिए कैसे वर्क करती है, ठीक है। दिस विल बी योर मेन क्वेश्चन, यही आपका मेन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का, कैसे फॉर्मुलेट होती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है, या ये जो आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, एमर्जिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, तो इनमें फोकस करके आपने पढ़ना है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अलग अलग केस में कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना भाई। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 वो आपका फोकस होगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे। बेसिकली जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है ये क्या है, यह आपकी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है भाई, हम बिजनेस में क्या करना चाह रहे हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग से रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए, तो वो इमेज कैसे बिल्ड होगी लॉन्ग टर्म के लिए, हम मार्केट में कैसे रह सकते हैं, दैट इज़ योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, वो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। या आपके ग्रोथ से रिलेटेड है भाई, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो कितना ग्रो कर सकती है, उसका पीक पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मेनली कंसर्न विद चॉइस ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट एंड मार्केट। आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट है, उसके हिसाब से ये कंसर्न करती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को लेकर क्या है और उसी के हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, मेथड एंड अप्रोच अपनाएंगे। पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मतलब मैक्सिमम वैल्यू जनरेशन कैसे होगा बिजनेस का, उस पर फोकस है। एंड पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है भाई, हम अपने कॉम्पिटिटर के क्रॉस में क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिस भी चीज़ से आपको मिल रहा है वो आपकी कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एंड फोकस इसका किस पर होगा भाई, क्यों हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ताकि हम अपने जो इकोनॉमिकल रिसोर्स हैं उनका सही यूज़ कर पाएँ, एक्सप्लोटेशन से बचें, अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। मैनेजरियल स्किल जो है उसका अच्छे से यूज़ हो, या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है या मैं कहूँ लॉन्ग टर्म जो एडवांटेजेस हैं वो आप ले सको, है ना। इस सब चीज़ों के लिए हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे।
देखो इसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या है भाई, हम अपनी प्रेजेंट स्ट्रेटेजी हमारी ये होगी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में रहने चाहिए, उसको हम कंटिन्यू में रखना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक क्या स्ट्रेटेजी हो, वो आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है, मतलब कि जल्दी मार्केट से आउट ना होना पड़े। ग्रोथ स्ट्रेटेजी परसेप्शन पर बेस्ड है कि हमारे पास रिसोर्स हैं, तो उन रिसोर्स के मुताबिक हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। एंड रीटेंचमेंट क्या है, रीटेंचमेंट बेसिकली मैनेजमेंट को लेकर के है। भाई हमारे आसपास जो लोग हैं उनको किस तरह से डील करना है। फोकस ऑन ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट, ऑपरेशनल जो एक्टिविटी हमारी हो रही है उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर आपकी रिटेंचमेंट स्ट्रेटेजी है। और कॉम्बिनेशन में दोनों आ जाएंगी, ठीक है। यूज इन कॉम्बिनेशन, जब आप जेनरिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे तीनों को, तो वो आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें डील के अंदर मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी किस तरह से यूज होती है। कंडीशन क्या है इसकी, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपका अनसर्टेन कंडीशन पर ये लागू होती है। इन्वायरमेंट के लिए मिनिमल जो टर्बुलेंस है, यानी जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमम जहाँ पर कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एंड मैच्योर स्टेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं इस तरह की पॉलिसीज़ को। होल्डिंग स्ट्रेटेजी क्या है, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। मतलब अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को टैकल करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है या हमारी अप्रोच क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर फोकस होगा। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली डोमिनेंट मार्केट शेयर, भाई पोजीशनिंग को लेकर के कि भाई हम मैक्सिमम जो शेयर है वो अपना इंक्रीज़ कर पाएँ। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी प्रॉफिट को लेकर के है, ठीक है ना। ओके, एक्सपेंशन क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल हमारा, भाई हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा फोकस किस पर है, ठीक है। ग्रोथ ऑफर एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एंस ऑफ ग्रिड दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन हमने पीछे भी पढ़ा था, वही सेम चीज़ है। और डाइवर्सिफिकेशन का मेथड क्या है, आप मर्जर कर सकते हो किसी फर्म के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरिंग मतलब पार्टनरशिप कर सकते हो, जॉइंट वेंचर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अलायंस कर सकते हो, है ना। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपनी कंपिटेंसीज को लाने के लिए इसका यूज़ कर सकती है, वो आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। अलायंस है, एक अनुबंध की तरह होता है, एक एग्रीमेंट की तरह होता है। रिटेंचमेंट क्या है, रिन्यूअल स्ट्रेटेजी टू ओवरकम द वीकनेस, मतलब हम अपनी वीकनेस को कैसे दूर करें, वो आपका रिटेंचमेंट है। टर्न अराउंड यानी एग्जिस्ट सिचुएशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर द मल्टीपल ईयर ऑफ डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई हम मल्टीपल ईयर तक डिक्लाइनिंग देख रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर कॉम्बिनेशन करके हमारी ग्रेजुअली हमें क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। एक ऐसा सिनारियो ये होता है। सर्वाइवल क्या है, मतलब बिजनेस मार्केट में कैसे रह सकता है, उसको कैसे मार्केट में स्टेबल कर सकते हैं, उसको लेकर आपका सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ना आपके ये जो शॉर्ट नोट हैं छोटे छोटे से, जैसे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है या डाइवर्सिफिकेशन है या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है, इसका प्रोसेस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। ओके, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा ब्लॉक नंबर 3, ठीक है। जल्दी ही ब्लॉक 4 की भी क्लास होगी और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा सभी का, ठीक है, जिन जिन के पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो
इस क्लास को यहीं पर एंड करूँगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम ब्लॉक नंबर 4 डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा ये पूरा सिलेबस हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहें चैनल के साथ।